Hello everyone, first of all welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss the rotational spectra for diatomic molecules. हम टाइप्स देखेंगे कौन से मॉलिक्यूल आपके रोटेशन स्पेक्ट्रा को एग्जिबिट करते हैं एंड रोटेशनल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। हमने फिजिकल केमिस्ट्री के जो बीएससी थर्ड ईयर था मींस फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री के। सिलेबस डिस्कशन देख लिया था, हमने स्टार्ट किया था स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसका हमने इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो स्पेक्ट्रम है क्या वो रीजन है वो देख लिया था। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका रोटेशनल देन वाइब्रेशनल, ये हम डिस्कस करेंगे। तो हम रोटेशनल सिलेबस वाइज ही देख रहे हैं आपका। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखना है आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हम कोई भी अलग अलग स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, जैसे आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हो, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हो, एनएमआर देखते हो, ठीक है। तो हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्पेसिफिक रीजन में लाई करती है। जैसे एनएमआर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में मिलती है आपका, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन में, उसकी एक फिक्स वेवलेंथ होती है। तो वैसे ही आपका रोटेशनल है वो कौन से रीजन में मिलती है आपको, माइक्रोवेव, ठीक है। जैसे आपको ये रेडिएशन का ऑर्डर पता होगा RMI UVXG। यहाँ पे रेडियो वेव, एम फॉर माइक्रो, इंफ्रा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, एक्सरे, गामा रे, और ये ऑर्डर होता है आपका। इस साइड आपका वेवलेंथ इंक्रीज, आपको पता है रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और गामा की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस साइड में, क्योंकि आपको पता है कि जैसे एनर्जी आपका एच म्यू होती है, म्यू क्या होता है C/λ। तो एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, तो इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ये माइक्रोवेव रीजन में हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है हमें। ये ऑर्डर सिंपल बता आपको। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो कौन से मॉलिक्यूल एग्जिबिट करेंगे, तो उसके लिए कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, परमानेंट डायपोल मोमेंट। जैसे हम उसमें भी देखते हैं आपका IR में चेंज इन डायपोल मोमेंट होना चाहिए। डायपोल मोमेंट जैसे सिंपल म्यू से भी डिनोट कर सकते हो, वैसे होता है आपका बताना चाहिए तो चार्ज होता है इनटू में डिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, मान ले HF मॉलिक्यूल है, डायटोमिक है, ये 2 मॉलिक्यूल है, H पॉजिटिव F नेगेटिव, चार्ज का सेपरेशन है, ठीक है। डिस्टेंस जितनी भी होगी तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वह वही मॉलिक्यूल एग्जिबिट जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट हो। फिर हम क्या देखते हैं कि जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो जब ये रोटेशन होती है मॉलिक्यूल की, पोलर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं कि पोलर में क्या होता है आइंस, तो पॉजिटिव नेगेटिव आइंस। फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल है वो एग्जिबिट नहीं करेगा, रोटेशन स्पेक्ट्रम में उसका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो H2 है, यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन कुछ है ही नहीं, दोनों सेम टाइप की मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो सेम टाइप की मॉलिक्यूल तो चार्ज तो नहीं होगी, चार्ज जीरो हो गया तो कंप्लीट जीरो, तो डायपोल मोमेंट एग्जिबिट नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स आपका रोटेशनल वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो आपके लिए क्या कंडीशन है परमानेंट डायपोल मोमेंट की, तो मीन्स चार्ज का सेपरेशन होना चाहिए, चाहे HCl है। डायटोमिक का ही पढ़ रहे हैं, मीन्स 2 ही मॉलिक्यूल को हम डिस्कस करेंगे। बाद में पोलर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, रोटेशन करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे इंट्रैक्शन कैसे होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना रेडिएशन का, और जब ये ओसिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मॉलिक्यूल, तब रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेंगे और बाद में क्या होगा कि लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल से किसकी तरफ हायर जाएंगे। ये सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी हम बताते हैं कि जैसे ये लोअर आपके ग्राउंड स्टेट है या एक्साइटेड स्टेट है, कुछ एनर्जी ली उसने अब्जॉर्प्शन करके ऊपर चला गया। यहाँ पे कौन सी स्पेक्ट्रो पढ़ रहे हैं हम, रोटेशनल। तो यहाँ पे रोटेशनल आपका लोअर रोटेशनल लेवल से हायर रोटेशनल लेवल में जाएगा अब्जॉर्प्शन करके रेडिएशन का। तो यहाँ पे आपका माइक्रोवेव रीजन एब्जॉर्प्शन कर लिया। अगर कोई भी मॉलिक्यूल मान लिया जिसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है, तो मीन्स वो कोई भी जनरेट नहीं करेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेशन, तो वो इंटरेक्ट ही नहीं करेगा रेडिएशन के साथ में, मीन्स वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो उसका कोई भी हमें रोटेशन स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। जैसे H2 मान लो, N2 मान लो, O2 मान लो, Cl2, जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल है जहाँ पे आपका चार्ज का सेपरेशन नहीं है, आप सिंपल देख लोगे तो वहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है तो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम को एग्जिबिट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आपका कार्बोनियल ले लो, चार्ज का सेपरेशन है आपका, या अलग अलग आप ले सकते हो, जिसके अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए वहीं आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा को एग्जिबिट करेगा। कई बार क्या होता है आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें आपको डिफरेंट एग्जांपल्स मिले, जैसे H2 दे दिया, N2 दे दिया, HCl दे दिया, कार्बोनियल दे दिया, थायोसाइनेट, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल कोई भी, तो उनमें आपसे पूछ लेंगे ABC 4 ऑप्शन है फॉर एग्जाम्पल। एंट्रेंस एग्जाम में तो ऑप्शन दे देते हैं, नहीं तो आपका जो 2 मार्क्स का यूनिवर्सिटी उसमें होता है 2 मार्क्स में, तो आपको ये बताना था कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका एग्जिबिट करेगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा को। तो आपको सिंपल सी कंडीशन ये देखो कि परमानेंट डायपोल मोमेंट है या नहीं है। डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है तो मीन्स वो आपका स्पेक्ट्रम शो नहीं होगा, उसका इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है।
ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट था कि कौन से टाइप ऑफ मॉलिक्यूल रोटेशन स्पेक्ट्रा को एग्जिबिट करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब सेकंड पॉइंट है आपका, हम रोटेशनल जो एनर्जी है उसको हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आते हैं रोटेशनल एनर्जी निकालने से। अब देखो हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका एक मॉलिक्यूल ए मान लो आपका, ये मान लो आपका बी मॉलिक्यूल कोई भी है, ठीक है, जैसे मान लो एच मान लो या Cl मान लो, इसका मास मान लिया हमने m1 है, इसका मास मान लिया हमने m2 है, ठीक है, ये बीच में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टोटल डिस्टेंस आप r मान सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी ट्रेट कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन देख रहे हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल का। तो उसके लिए हम क्या एक मॉडल, वैसे हम हाइपोथेटिकली कैलकुलेट मान रहे हैं, इसमें रिजिड रोटेटर है से बोल सकते हो आप इसको, रिजिड मीन द फिक्स है डिस्टेंस, रिजिड रोटेटर ये रोटेशन करेगा ना, नाम से ही पता चला रोटेशनल है तो रोटेशन तो होगा इनके बीच में, या सेंटर ग्रेविटी सी पॉइंट मान। तो इसकी डिस्टेंस यहाँ तक हमने मान लिया डिस्टेंस r1 कर रहा है, ये मान लिया आपने r2 मान लिया। जो फर्स्ट अब पॉइंट मान लो मॉलिक्यूल, इसका मास m1 ले लिया, इसका हमने m2 ले लिया। जो रिजिड बार है हमारा, इसकी लेंथ टोटल r ले ली, ठीक है। जो डिस्टेंस है दो एटम के बीच के मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल आपका रोटेट कर रहा है एक एक्सिस, जब हम इसमें ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है आपका C वाला। अब टोटल लेंथ देखोगे, ये रिजिड बार मान लिया आपने एक फिक्स है जिसकी डिस्टेंस, तो हमने टोटल क्या देखेंगे, इसकी लेंथ देखेंगे रिजिड बार की। तो टोटल लेंथ की या r टोटल है इसकी r1 प्लस r2, ठीक है, तो सम हो जाएगा r1 प्लस में r2 टोटल करेंगे तो। अब आपको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, कैसे दिखाएंगे, इनर्शिया आपने पढ़ा होगा मास इनटू डिस्टेंस का, वो इनर्शिया होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी करना है आपको मॉलिक्यूल का, तो मास से उसकी मल्टीप्लाई, और दोनों का इक्वल होगा इक्वलिटी साइन से। तो फर्स्ट का मास इनटू उसकी डिस्टेंस क्या है, सेकंड का मास इनटू उसकी डिस्टेंस कितनी है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने टर्म पढ़ी है, हमने देखा है कि वो होता है मास इनटू में आपका डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हम 12th में फिजिक्स में भी पढ़ के आए हैं, मास इनटू डिस्टेंस। अब फर्स्ट मॉलिक्यूल का मास हमने मान लिया m1 है, डिस्टेंस इसकी r1 है, तो m1 r1 का स्क्वायर, सेकंड की m2, और यहाँ पे हो गया r2 स्क्वायर, ठीक है, ये इतना कर लिया आपने। अब इसमें क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट कर दो आप, m1 r1 की जगह आप m2 r2 भी पुट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो आप m1 की जगह क्या पुट कर सकते हो, m2 r2, ठीक है, यहाँ पुट कर दो, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लो चाहिए m1 की, देखो m2 r2 बाई r1, तो यहाँ पुट करेंगे m2 r2 बाई r1, इंटू में r1 का स्क्वायर था, स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या आ गया यहाँ पे m2 r2 r1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। प्लस में यहाँ पे भी m2 r2 है, उसकी जगह m2 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ m1 r1 बाई r2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल इसको m2 r2 r1, प्लस में यहाँ हमने पुट कर दिया m2 को m1 की टर्म में, तो यहाँ पे आ गया m1 r1 r2। अब यहाँ पे r1 r2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया r1 r2, अंदर क्या बच गया m2 प्लस में आपका m1, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या देखा था कि जो r है टोटल वो किसके इक्वल है, r1 प्लस r2 के, तो वो वैल्यू आप अगर पुट करना चाहो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मान लो आप r2 की वैल्यू चेंज करना चाहते हो, एक वैल्यू कोई भी, यहाँ पे क्या था देखो इक्वलिटी साइन से जो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी m1 r1 इक्वल टू था m2 r2 के, यहाँ से आपका टोटल जो r था वो था r1 प्लस में r2, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, r1 की वैल्यू को पुट कर रहे हो या r2 की वैल्यू निकाल रहे हो, तो r2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r में से क्या निकाल दोगे r1, r माइनस r1, या पुट कर सकते हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो हम 2 इंटू r2 किसका क्या लिख दिया r माइनस r1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब दोनों का ये भी इनर्शिया था, दोनों की वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे r1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखो i की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया आपका r1 r2 इंटू m1 प्लस में m2 इक्वल टू आया है इनर्शिया, जो हमने वैल्यू इक्वल टू आप इसको मान लो m1 r1। अब r1 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ही किसके इक्वल थे m2 r इंटू में माइनस में m2 r1, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। r1 की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा, नीचे तो r1 की चाहिए तो m1 प्लस में m2, ठीक है, और ऊपर क्या था आपका m2r। यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, सिंपल है, कुछ भी नहीं इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर, r1 की वैल्यू निकाल लो, और सेकंड जब आप r2 की वैल्यू निकालोगे तब आपका m1 r आ जाएगा, नीचे टोटल मास m1 प्लस में m2, सीधा भी याद रखो r1 नीचे तो टोटल मास कितना है, अगर r1 ले रहे हो ना तब सेकंड का मास आ जाएगा, r1 में तो m2r आ गया था और r2 में m1r, ठीक है, ये वैल्यू निकाल ली हमने। अब देखो हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है।
हमने इतना कर लिया। तो अब टोटल इनर्शिया की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, मास इनटू में आपका डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस में m2 इंटू आर। अब r1 की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, r2 की वैल्यू भी आ चुकी है, दोनों वैल्यू पुट कर दो तो इनर्शिया की वैल्यू आ गई आपके पास। तो क्या आ जाएगा m1 m2 स्क्वायर, नीचे क्या था m1 प्लस m2 और एक m2 नीचे, इनटू में ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस में m1 स्क्वायर m2 बाई m1 प्लस में m2 इंटू में आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड में हमने पुट कर दिया। जो इक्वेशन थर्ड थी ना m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, थर्ड मान लो 2 मान लो कुछ भी, तो ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, अब ये आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेंगे और लाट को सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखो नीचे तो सेम m1 प्लस m2, तो ये हो गया m1 प्लस में m2 का होल स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन था। अब यहाँ पे क्या क्या m1 m2 ले लो क्योंकि आर स्क्वायर तो दोनों में ही है, आपका यहाँ पे भी था आपका आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ तो आर स्क्वायर एच हो गया, m1 m2 ले लो बाहर, m1 m2 अंदर क्या बच गया m2 प्लस में यहाँ पे बच गया आपका m1। इसको सोल्व कर लेना आप सिंपल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक m1 m1 कट जाएगा तो अंदर क्या बचा आपका m1 m2 बाई m1 प्लस में m2 इंटू में आर स्क्वायर। अब आपको पता है एक म्यू टर्म सुना होगा आपने जिसको हम रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, तो ये म्यू हो गया आपका। तो इनर्शिया की वैल्यू आ गई म्यू इंटू आर स्क्वायर। अब म्यू क्या हो गया आपके पास m1 m2 बाई m1 प्लस m2। सिंपल आपने देखा होगा म्यू आप मास ऑफ बॉडी निकालते हो तो वो ऐसे होता है, 2 का निकालना है तो आपको 1 बाई m1 प्लस m2, इसको सोल्व करोगे m1 m2 ऊपर क्या आ जाएगा m2 प्लस m, ये आया है 1 बाई म्यू की वैल्यू। अब म्यू करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, वही सेम थिंग है। तो म्यू क्या आ गया आपका रिड्यूस्ड मास बोलते हैं सिस्टम का। कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल में, हम आगे बताएंगे एनर्जी, फिर उसको म्यू की वैल्यू आपको मास मिलेगा, आपको म्यू निकालना पड़ता है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो 1 बाई जो मास दे रखा है फर्स्ट का सेकंड का, ऐसे सोल्व कर लेना। ठीक है, ये आ गया। अब हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम L है, जब कोई मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे हैं तो उसको हम एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जैसे एक लीनियर मोमेंटम आपने देखा होगा मास इंटू वेलोसिटी होता है, P से डिनोट कर देते हैं। एंगुलर मोमेंटम में क्या होता था आपका एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है I इंटू ओमेगा, ओमेगा को हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और आपने देखा होगा एंगुलर क्वांटम नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, एल की वैल्यू होते हैं रूट जे इंटू जे प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। जैसे हम एल इंटू एल प्लस 1 करते हैं ना लीनियर, यहाँ पे आपका रोटेशनल में क्या आ जाएगा, जे से डिनोट करेंगे, जे इंटू जे प्लस 1 एच इंटू बाई 2। जे की वैल्यू 0 1 2 ऐसे हो सकती है। जे को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जे इज है यहाँ पे रोटेशनल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे हो सकती है। अब आपने देखा होगा रोटेशनल एनर्जी क्या होती है, ई है एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी तो 1/2 वो होती है इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, का स्क्वायर। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, ये कर लिया हमने। एल की टर्म में अगर इसको एक्सप्रेस करना चाहिए तो एल क्या था आपका खुद आई ओमेगा था एल की वैल्यू, तो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करें तो वो क्या आ सकती है आपके, या ओमेगा की निकाल लो, एल अपॉन आई पुट कर सकते हैं हम, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 एल स्क्वायर बाई में आ जाएगा आई। इसको चेंज किया हमने क्योंकि एल इज इक्वल टू आपका आई ओमेगा, तो ओमेगा चेंज कर लो एल बाई आई, तो उसकी टर्म ने लिख दिया, तो ये आ गया 1/2 एल स्क्वायर बाई आई। अब ये वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट कर दो आपकी, जो हमने निकाल ली है, किसकी वैल्यू निकाली है ईजी, अब इसमें पुट कर दो तो टोटल एनर्जी क्या थी, जैसे एल वाली टर्म है सब्स्टिट्यूट करोगे आप एल की वैल्यू, जो इक्वेशन 4 आपको मान लो इसका एल की वैल्यू में जे इंटू जे प्लस 1 अपॉन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी ईजी एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू में ये क्या था जे इंटू जे प्लस 1, इसको स्क्वायर को पता है मैंने क्या किया, ये आपका एल की वैल्यू आ गई, यहाँ से एनर्जी की वैल्यू आ गई, एल स्क्वायर यहाँ कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया तो ये हट जाएगा, और 2 था तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यह एच स्क्वायर बन 4 पाई स्क्वायर आ गया। अब 1/2 और था तो नीचे क्या आ गया 8 पाई स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आ गया एनर्जी की वैल्यू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस 1, और एनर्जी की यूनिट आपको पता है जूल में ही होती है। तो ये आपका निकला है एनर्जी की वैल्यू। इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कई बार, आपको टोटल एनर्जी की वैल्यू, तो एच आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट है, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है आपको 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल है। पाई आपको पता है 22/7 है 3.14। इनर्शिया की वैल्यू आप निकालोगे मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर से, जे की वैल्यू रोटेशनल क्वांटम नंबर है बस, तो आप इसे निकाल सकते हो। जे की वैल्यू मिलेगी आपको 0 है 1 2 है, तो रोटेशनल एनर्जी जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे एनर्जी जे की वैल्यू 0 के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ पे तो कितना 0 वैल्यू, 1 के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ कहते हैं 1 + 2 कितना 2, 2 से करेगा 4 तो आ जाएगा 2h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आई। फिर 3 के लिए ऐसे तो अब 0 1 2 3 ऐसे सोन चलेगा यहाँ रोटेशनल एनर्जी का। तो ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं अलग अलग रिजिड मॉलिक्यूल्स के, और ये जो इक्वेशन है
यहाँ काफ़ी बार आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें स्पेसिंग होती है ना एनर्जी लेवल की, वो बढ़ती जाएगी जब जे की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो ना, जे की वैल्यू 1 2 3, तो ये जो स्पेसिंग है वो बढ़ती जाएगी आपका। जैसे पहले इतनी स्पेसिंग थी, फिर इतनी, फिर ऐसे ऐसे करके इंक्रीज होएगी जब जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और इसका आपका डेरिवेशन भी आ सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, मतलब 7 to 8 मार्क्स में भी आपका कंप्लीट डेरिवेशन निकालना आ सकता है, रिजिड रोटेटर के नाम से मिलेगा, तो आप निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।